तो वी आर स्टार्टिंग विद बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले हमने रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। रदरफोर्ड मॉडल में आपको पता चलेगा कि मेनली रदरफोर्ड मॉडल से हमें क्या पता चला। कोई बताएगा कि रदरफोर्ड मॉडल से मेनली 3 पॉइंट्स क्या पता चले आपको? कोई भी? कल डिस्कस किया था ना हमने। स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो आ रही है तो फिर बताओ किसी को अगर आंसर पता हो कि रदरफोर्ड मॉडल का बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है और क्या सबसे उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या था, क्या क्या चीजें बताई रदरफोर्ड ने। पढ़ते लिखते नहीं हो ना आप कोई भी, बस होगी क्लास खत्म। हम्म, बोलो यस और नो। चलो आगे स्टार्ट करें फिर उसमें बेसिकली क्या क्या बोल रहे हो? नहीं, चलो फिर आगे मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट क्लियर। चलो तो बेसिकली वहां पर रदरफोर्ड के Sir, मॉडल में electrons revolve around nucleus in Rutherford model. हाँ, न्यूक्लियस रिवॉल्व अराउंड, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ये था हमारा। तो बेसिकली उससे हमें पता क्या चला कि गोल्ड फॉइल जो थी उसमें से मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो गए। ठीक है, उसके थ्रू स्ट्रेट पास हो गए। इसका मीन क्या है? जो मैक्सिमम पार्ट है वो होलो है, जो मैक्सिमम पार्ट है वो होलो या एम्प्टी है किसी भी एटम का। ठीक है, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए। मीन जो बहुत कम एरिया है वहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक जगह पर बिल्कुल सिमटा हुआ है। इसके बाद तो उस सिमटे हुए पार्ट मतलब जहां पर वो पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है इन दैट स्मॉल प्लेस, उस स्मॉल वॉल्यूम में जो भी जो पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है उसको उसने न्यूक्लियस बोल दिया रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो एक तो न्यूक्लियस का पता दिया रदरफोर्ड ने, बेसिकली क्या बताया, न्यूक्लियस बताया। और इलेक्ट्रॉन ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके रिवॉल्व करते रहते हैं उसके चारों तरफ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेसिकली ये पॉइंट थे जो रदरफोर्ड की थ्योरी में हमने दिए थे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आपके थर्ड मॉडल आता है वो बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है बिकॉज यहाँ पर इसने ज्यादा चीजें तो नहीं दी, मतलब बड़ा सा एक मॉडल तो नहीं दिया, बट यहाँ पर जो भी इसने बताया वो काफी सिग्निफिकेंट था और आगे जाकर बहुत ज्यादा यूज आया हमें एटम की स्टडी करने में। ठीक है, तो ये सब चीजें देखते हैं। अब हम बोर्स मॉडल लेते हैं। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम, सो नील्स बोर, इसका कंप्लीट क्या था? नील्स बोर वॉज अ डेनिश फिजिसिस्ट। ये एक डेनमार्क के फिजिसिस्ट थे। डेनिश मतलब डेनमार्क, डेनिश मतलब डेनमार्क के फिजिसिस्ट थे। ओके, इन 1913 proposed model of atom which rectified the problems left by Rutherford's model। जो भी ड्रॉबैक्स थी रदरफोर्ड की उन ड्रॉबैक के ऊपर वर्क किया नील्स बोर ने और खुद का एक एटॉमिक मॉडल क्या है प्रोवाइड किया, जिसने जिसे हमने बोला बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब उसने क्या क्या प्रपोज किया वो देखते ही। प्रपोज दैट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। जो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी जगह चला जाए। जैसे आप हमारा सोलर सिस्टम जानते हो, सोलर सिस्टम में आप सेंटर पे कौन है सोलर सिस्टम के? Sun. सन है। ठीक है, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। और आप देखते हो सारे प्लैनेट्स है जो एक अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर ही रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऑर्बिट को वो क्रॉस करते हैं, है ना। कोई भी एक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं आता ना, अगर ऐसा होता तो मे बी वहां कॉलिजन का चांस होता, वहां वो उनके कलिशन का चांस होता। बट बेसिकली वो एक दूसरे के पाथ में नहीं आते। ठीक है, एक दूसरे की ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करते। तो वहां पर क्या है, वो उस पर्टिकुलर स्पेस में हमेशा क्या है, रिवॉल्व करते रहते हैं। वैसे यहां पर भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर
है ना, एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं करते, वो रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, एक स्पेरिकल पाथ में, बट वो एक फिक्स्ड प्लेस पर ही ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट उसने ये कह दिया, जबकि वो समझा नहीं पाया था। रदरफोर्ड ने बोल दिया था कि भाई वो रिवॉल्व करते हैं, बट वहां ड्रॉबैक क्या थी, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है बच्चों, तो वो क्या करता है, अपनी जो एनर्जी है उसको क्या करता है, रिलीज करता है, एमिट करता है, ठीक है। और अगर वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूस क्या करेगा, रिलीज करता रहेगा, लॉस्ट करता रहेगा, तो फाइनली उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ बढ़ने लगेगा, उसका पाथ क्या है, स्मॉल होता जाएगा और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस से कलिजन हो जाएगा उसका। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, तो वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं और उस ऑर्बिट को छोड़ते नहीं है, ठीक है। ही कॉल्ड दोस या दीज ऑर्बिट्स एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ओके। और बोहर ने जो इन ऑर्बिट्स को बोला है वो क्या बोला है, स्टेशनरी ऑर्बिट, क्या बोला है, स्टेशनरी ऑर्बिट। अब आगे चलते हैं हम। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड with fixed amount of energy. Thus, electrons do not radiate energy as long as they keep on revolving around the nucleus in fixed orbit. अब यहाँ पर जो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी ना, उसको यहाँ पर इसने एक्सप्लेन किया कि वो क्यों ऑर्बिट कर पाते हैं, जबकि चार्ज पार्टिकल तो क्या है, एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करेगा तो वो न्यूक्लियस से कलिशन हो जाएगा, बट क्यों नहीं होता, उसका यहाँ पर उसने बिल्कुल कंक्लूजन दिया है। तो हम देखते हैं, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएट विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जो ये ऑर्बिट है ना, जो भी ऑर्बिट है उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है, तो हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उस ऑर्बिट की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मतलब उस ऑर्बिट में एक एनर्जी होती है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, बिकॉज उस ऑर्बिट की खुद की एक एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, ठीक है, मतलब एनर्जी को बाहर नहीं निकालते, अपने में से रिलीज नहीं करते। डू नॉट रेडिएट एनर्जी एज लॉन्ग एज दे कीप ऑन रिवॉल्विंग, और वो एनर्जी को रिलीज नहीं करते, रेडिएट नहीं करते, और कंटिन्यू वहां पर रिवॉल्व करते हैं, एज दे कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन दैट फिक्स्ड ऑर्बिट, और वो अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आया कि क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज वो क्या है, जो ऑर्बिट है that is having a fixed amount of energy, because it is having a fixed amount of energy, that's why revolving electrons do not radiate energy, okay, while they are revolving around the nucleus इन दैट फिक्स्ड ऑर्बिट। चलो अभी किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत है इस वाले पॉइंट में तो बोलो, मैं एक्सप्लेन करूं, है किसी को दिक्कत? सर एक बार और बता दीजिए। देखो, पहले तो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक क्या थी, रदरफोर्ड की ड्रॉबैक ये थी बच्चों कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है ना, वो अगर क्या है किसी भी चीज जगह क्या है रिवॉल्व करेगा, तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। जैसे आपको ही खड़ा कर दिया, एक एक पर्टिकुलर स्पीयर बना दिया, और स्पीयर बना के आपसे क्या कहा कि स्पीयर के चारों तरफ रिवॉल्व करो, आप करते रहोगे, बट एक कंडीशन आएगा कि आपकी एनर्जी क्या है, रिलीज होने लगेगी, रेडिएट करोगे आप एनर्जी, और फाइनली क्या है, आप क्या है, धीरे धीरे थक के गिर जाओगे, ठीक है। पहले तो आपका पाथ क्या है, छोटा होता चला जाएगा, उस स्फीयर के पास पास घूमने लगोगे कि बड़ा चक्कर नहीं, छोटा चक्कर घूम लेता हूं मैं, ठीक है। और फाइनली क्या है, बिल्कुल पास आके आप उस पे वहां पर बिल्कुल गिर जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में रदरफोर्ड का वो जो कॉन्सेप्ट था वो गलत हो गया, बट उसको सही करने के लिए बोर ने एक और कंक्लूजन निकाला, और बोहर ने क्या बोला कि आप जिस स्फीयर के चारों तरफ घूम रहे हो ना, उस स्फीयर के चारों तरफ एक पाथ बना दिया, है ना, और उस पाथ में क्या है, एनर्जी डाल दी। अब आप जब उस पाथ पे चल रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी नहीं जा रही, वो पाथ की एनर्जी है, ठीक है। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पथ पे रख दिया, ठीक है, आप जिस भी जगह पे चल रहे हो उस स्पीयर के चारों तरफ एक गोला बना दिया, और उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा दी हमने। अब क्या है, जब आप चल रहे हो तो आपकी एनर्जी नहीं जा रही उस जगह क्या है, वो जो प्लेस है वहां की ही एनर्जी आप यूज कर रहे हो, मतलब आप थकोगे ही नहीं कभी, और अगर आप थकोगे ही नहीं कभी, तो आप घूमते रहोगे उस पाथ में हमेशा ही। वैसे यहां पर हुआ कि जिस पर्टिकुलर शेल में या ऑर्बिट में
शेल अलग चीज है, ऑर्बिट भी बोलते हैं, शेल भी है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो जो पर्टिकुलर जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस ऑर्बिट में है ना, उस ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जो एनर्जी मिल रही है वो उसको उस ऑर्बिट के पाथ से, उस ऑर्बिट से मिली हुई है, तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, तो कंटिन्यूअसली वहां पर घूमता रहेगा, अपनी एनर्जी को बिल्कुल रेडिएट नहीं करेगा और हमेशा के लिए उस जगह पर घूमता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now next point is fourth one. The circular path around the nucleus is called orbit. और जिस सर्कुलर पाथ पे वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और शेल। अब ये यहाँ पर अलग अलग है। बेसिकली हम जब बात करेंगे तो हम शेल बोलते हैं ज्यादातर इनको, ठीक है। एक ही नाम है, बट जब हम केमिस्ट्री में ज्यादातर इनको डिस्कस करते हैं तो हम शेल काफी यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इनको बोलते हैं शेल। तो इस ऑर्बिट बोलो, एनर्जी लेवल बोलो या शेल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंटेड बाय लेटर के एल एम एन। अब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे के एल एम एन। अब कैसे होते हैं, आगे भी अगर और भी है, अगर सर्कुलर लेवल एनर्जी लेवल है तो उनको हम आगे बढ़ा देते हैं, जैसे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इस तरह से बढ़ाए पे जाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे है के एल एम एन, हम यहाँ आगे हम एक डायग्राम आएगा हमारा, उसमें देखेंगे। ये अटक जाता है, आगे बढ़ नहीं रहा। ओके, बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, देयरफॉर इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, देयरफॉर फर्स्ट जो ऑर्बिट है, यहाँ पर आपको ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, प्लस का साइन जहाँ है, विजिबल है आपको? Yes, sir. ठीक है। अब ये विजिबल है तो इसके ऊपर आप चलोगे, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। Yes, sir. ये फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट सेल है जिसपे मैं कर्सर चला रहा हूं, दिख रहा है? ठीक है, विजिबल ना? Yes, sir. ओके, तो ये फर्स्ट एनर्जी Yes, लेवल। yes, sir. ओके, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है, आप देख पा रहे हो। अब इस न्यूक्लियस के पास ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया हमारे पास, इसको फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल बोल दिया हमने, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल होगी या फर्स्ट शेल होगी। इसके बाद आप देख पा रहे हो ये सेकंड वाला है, उसके बाद ये सेकंड वाला एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल या सेकंड ऑर्बिट होगी। फिर उसके बाद थर्ड वन है, ये थर्ड वन है, ठीक है, और ये फोर्थ वन है। अब ये 1 2 3 4 करके इनके, तो हमने इनको 1 2 3 4 नहीं बोलते हुए क्या बोल दिया बच्चों, के एल एम एन। क्या बोल दिया? के एल एम एन है। अगर फर्स्ट जो बिल्कुल पास में है न्यूक्लियस के उसको के बोल दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट वन है उसको एल बोल दिया, जो नेक्स्ट है उसको एम बोल दिया, और जो फोर्थ नंबर पे आ रही है उसको हमने क्या बोल दिया, एन बोल दिया। तो ये इस तरह से ऑर्बिट्स है। ये आया समझ में आपको कि किस तरह से ऑर्बिट्स होती है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ओके ओके ओके। तो यहाँ पर देखो, देयरफॉर फर्स्ट ऑर्बिट इज डिनोटेड बाय के। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको के बोल दिया, ठीक है, उसका नाम के दे दिया हमने, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको के बोल दिया, जो सेकंड ऑर्बिट है उसको एल बोल दिया, जो थर्ड ऑर्बिट है उसको एम बोल दिया, और जो फोर्थ ऑर्बिट होगी उसको एन बोल रखा है हमने, और सो ऑन चलते जाएंगे। बट मैक्सिमम क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हम ये ओ पी से ज्यादा नहीं लेते, बिकॉज फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही खत्म हो जाते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं कि हम शेल को आगे बढ़ाते जाएं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा है एम एंड सो ऑन। सो द ऑर्बिट्स आर डिनोटेड बाय 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इनको 1 2 3 भी बोल सकते हैं, पर हम 1 2 3 ना बोलते हुए क्या बोलते हैं, के एल एम एन बोलते हैं। तो ये इस तरह से होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है हमारे पास, ये के शेल है। नंबर 1 कौन सी है? के शेल। नंबर 2 एल शेल, नंबर 3 एम शेल एंड नंबर 4 एन शेल। क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर Yes, sir. आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। ये बोर्स मॉडल था, तो बोर मॉडल के थ्रू आपको क्या पता चला कि भाई एक तो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और उन एनर्जी लेवल्स को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया उसने, के एल एम एन करके, वो बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मेनली ये पता चला हमें किससे, रदरफोर्ड सॉरी बोर के मॉडल से, और बाकी तो वही चीज है, मेनली इसने यही बताया कि वो इलेक्ट्रॉन्स किस पर्टिकुलर प्लेस पे रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस के बारे में इसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बिकॉज न्यूक्लियस तो रदरफोर्ड ने ही बता दिया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कुछ,
On the basis of Thomson's model of an atom, explain how the atom is neutral as a whole. ठीक है, तो थॉमसन के मॉडल को आप डिस्कस करो, ठीक है, आप स्टडी करो और उसके बेसिस पर एक्सप्लेन करो कि हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल, पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है ना उसने क्या कहा था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उसमें उतने ही नेगेटिव है ना। एक स्फीयर था जो पॉजिटिवली चार्ज था और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड थे और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, तो वो क्रॉस ओवर कर देंगे, तो एज अ वॉल दैट वुड बी न्यूट्रल। तो यहाँ उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम देखते हैं, एज पर थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम, एन एटम कंसिस्ट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज। हमने कहा थॉमसन के मॉडल में क्या थे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस थे, विच आर इक्वल इन नंबर एंड मैग्नीट्यूड, जो कि क्या थे, इक्वल थे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल थे नंबर्स में और मैग्नीट्यूड में। अब वो नंबर और मैग्नीट्यूड में इक्वल थे तो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, सो दे बैलेंस ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ विच एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। थॉमसन के मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं, और बताओ। सर वाटरमेलन। हाँ, वाटरमेलन और प्लम पुडिंग, मेनली प्लम पुडिंग नाम से आता है। वो किस नाम से आता है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको प्लम पुडिंग मॉडल बोलेंगे थॉमसन के मॉडल को। ठीक है, थॉमसन के मॉडल, फिर किसको? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। हाँ, तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, आप बच्चों ध्यान से पढ़ा करो, जो कल का पढ़ाया वो आज तुम्हें याद नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ो अच्छे से, जब पढ़ा रहे हैं तो उसको यूज करो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। यस Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, on the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? Rutherford के जो मॉडल है उसके बेसिस पर आप बताओ कि कौन कौन से पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है। अब बताओ न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, बताओ बताओ, कोई तो आंसर करो। So neutron and proton. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। Yes, sir. हाँ, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? Sir. हाँ, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता Sir, है? neutral. Net charge. क्या? न्यूट्रॉन में तो जीरो चार्ज होता है सर, कोई भी चार्ज नहीं होता। नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। ओके Yes, sir. ओके, ठीक है। कोई Okay. हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास कौन बताएगा आप में से? Sir, negative. मास की बात कर रहा हूं मैं, चार्ज की बात नहीं कर रहा। सर 9 kg। 9 क्या kg? बोला आपने, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। भाई 9 kg अगर इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता तो एटम कितना बड़ा होता? चलो हाँ, सर 9 into 10 minus 31। क्या 9? सर 1.6 into 10 की पावर minus 19। नहीं, वो तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर बेटा, कूलाम में, दैट इज चार्ज। 1/18 40। ये जो है 9 into 9 हाँ, to 10 to 9 power 1/1840। हाँ हाँ सर सब क्रोम में आ रहा है। अरे वन बाय वन देखो, एक साथ नहीं करो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर 1/1840। नहीं, मास ऑफ सर इलेक्ट्रॉन 9.1 हाँ, power 31 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। 31। हाँ, Yes, sir. 31। सर हाँ, हाँ। 28। यस यस 28। यस, दिस इज द राइट आंसर। 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, 10 टू पावर रेज माइनस 31 kg। ठीक है, तो 10 टू पावर माइनस 31 kg हो रहा है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। अगर आप 9 kg इलेक्ट्रॉन का मास कर दोगे
ये बताओ हमें, एटम तो दिखता भी नहीं है। एक फॉइल जो थी आपकी, उसमें 1000 एटम्स की मोटाई थी, थिकनेस थी, तो कैसे हो सकता है इतना मास एक इलेक्ट्रॉन का 9 kg? तो ठीक है ना भाई, पढ़ा करो, जो आपको पढ़ा Yes. है ना उसको डेली रिपीट किया करो। साइंस ऐसे ही नहीं है, थोड़ा अच्छी अगर आप पढ़ोगे तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। बट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो उसको। जो थोड़ा पढ़े उसको थोड़ा रिपीट कर लिया करो डेली। एक बार तो सोच लिया करो सर ने पढ़ाया तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। नोट्स कल मैं भेजना भूल गया, आज मैं शाम तक कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। बाकी आपके पास वीडियो तो अवेलेबल है नहीं, वीडियो भी चलो मैं अपलोड करता हूँ ताकि आप वीडियो से भी देख सको, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर रदरफोर्ड के मॉडल के बेसिस पे क्या है, क्या पता चला कि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। वैसे बेसिकली उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होते हैं, बट रदरफोर्ड ने तो न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, ठीक है। रदरफोर्ड ने ओनली बोला कि वहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि उनको रिपेल कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल को, बिकॉज अल्फा पार्टिकल आर आल्सो पॉजिटिव चार्ज्ड, एंड द थिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड इंटरनल पार्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ दैट एटम दैट इज आल्सो पॉजिटिव। तो उन्होंने कहा पॉजिटिव चीज है मतलब प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। और अगर आप रियल में बात करोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। What do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? अब यहाँ आपसे पूछा हुआ है कि अगर गोल्ड के अलावा दूसरी फॉइल का यूज करते तो क्या ऑब्जर्वेशन आ सकते थे, है ना। जो अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया वो गोल्ड की फॉइल से किया था, ठीक है। अब ये गोल्ड की फॉइल से कर तो दिया, बट अगर इसके अलावा दूसरी फॉइल से करते तो क्या होता है, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल जो उसने जनरेट किए थे, ये किस किस एलिमेंट से जनरेट किए थे बच्चों? कौन सा एलिमेंट लिया था? सर अल्फा सर पार्टिकल। रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सर दैट, हीलियम। यस हीलियम। हीलियम जो लिया था ना, ठीक है, ड्यूली चार्ज यस पार्टिकल सर। थे वो हीलियम के, अल्फा पार्टिकल, वेरी गुड। तो वो वाले पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल लिए थे उसने हीलियम के ड्यूली चार्ज पार्टिकल लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि गोल्ड फॉइल की जगह अगर दूसरा मेटल का यूज करते तो क्या होता। तो यहाँ हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता था। इफ अल्फा पार्टिकल scattering experiment is carried out using foil of any metal as thin as gold foil used by Rutherford, there would be no change in observation, ठीक है। अगर उतनी ही क्या है थिन, जितनी थिन फॉइल क्या है गोल्ड की ली रदरफोर्ड ने, उतनी ही थिन फॉइल अगर दूसरे मेटल की ले लेते रदरफोर्ड तो वहां पर कोई चेंज नहीं होता। बट सिंस, वन सेकेंड, बट सिंस अदर मेटल्स आर नॉट सो मेलिएबल, बट दूसरे मेटल इतने मेलिएबल नहीं है जितना कि क्या है गोल्ड है, तो इतनी थिन फॉइल ऑब्टेन करना क्या थी, बहुत ही डिफिकल्ट थी, ठीक है। इफ वी यूज अ थिक फॉइल देन मोर अल्फा पार्टिकल वुड बाउंस बैक, अगर हम ज्यादा मोटी फॉइल को यूज करते, बिकॉज सबसे पतली फॉइल अगर आप बना सकते हो बच्चों तो वो किसकी बना सकते हो, गोल्ड की। बाकी जो एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल है वो उसके थोड़ी उसके कंपेयर में काफी थिक होती है, ठीक है। सो अगर हम थिक फॉइल को यूज करते हैं, ओके, इफ वी यूज a thick foil then more alpha particle would be bounce back, अगर हम मोटी फॉइल को यूज करते हैं मतलब बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं, और जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी वहां पर इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होंगे मतलब बाउंस बैक करने वाला जो है वो नंबर भी ज्यादा होगा अल्फा पार्टिकल का। और एंड नो आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव मास, और ज्यादातर अगर हमारे पास ज्यादातर क्या है जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो हमें क्या उसका पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में लोकेशन कहाँ है पॉजिटिव मास की। और अगर पॉजिटिव मास की लोकेशन नहीं पता चलती तो हमें ये पता नहीं चलता कि न्यूक्लियस सेंट्रल में है, ठीक है। सो इन द एटम वुड बी अवेलेबल विद सच अ सर्टेनिटी, ठीक है। तो वहां पर क्या है ये हमें अवेलेबल नहीं होता, इतनी सर्टेनिटी से नहीं बता पाते कि न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है अगर दूसरे मेटल को यूज करते हैं हम, ठीक है। रदरफोर्ड ने भी काफी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, पहले उसने कुछ आयरन लिया होगा, पहले दूसरा लिया होगा, बट फाइनली उसने सबसे फिर गोल्ड लिया। उसको पता था कि गोल्ड सबसे मेलिएबल
क्या है हमारे पास, मेटल है, तो फाइनली उसने गोल्ड का यूज किया और गोल्ड की फॉइल बनाई ताकि वो थिनेस्ट फॉइल को गेन कर सके और इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर सके। यहाँ पे क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट और शेल। अब आप क्या देखोगे बच्चों कि किस तरह से एक शेल में क्या है डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, किस तरह से एक शेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वहां पर बात करेंगे। आप शेल के नाम कौन कौन सी शेल पढ़ी है अभी आपने बता दो मुझे। हम्म L cell, K cell, M cell and N cell. एन Sir, के एल एम एन, ठीक है। अभी हमने KLMN, OPP होते हैं, हाँ पर उन्हें इतना नहीं मानते। हाँ मैनी मोर होती है, तो के एल एम एन हमने मैक्सिमम पढ़ी है। अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे क्या आती है, कौन सी आती है? सर K, K. सर K, के सर के K, हाँ के आती है, ठीक है। हो गया ग्रुप में प्रोफेसर ने सेंड तो कर दिया। हाँ तो के है ना, के लिए जो है आप देखते हो के कौन से नंबर पे आ रही है, 1 नंबर पे आ रही है ना। Yes, sir. तो के लिए जो Yes, एन, के लिए जो एन होगा, स्मॉल एन मतलब नंबर वो क्या होगा, 1 होगा। के लिए स्मॉल एन क्या होगा, 1। वैसे एल कितने पे आ रही है, 2 पे आ रही है, 1, तो इसके लिए एन कितना हो जाएगा, एल के लिए 2 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 2. 2। फिर 2, के एल एम, एम कौन से नंबर पे आ रही है, 2, एम कौन से नंबर Sir, पे आ 3 रही है, number. तो इसके लिए सर स्मॉल 3 एन, पे 3, हाँ इसके लिए स्मॉल एन कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। 3, ओके ओके, और 4 कौन से नंबर पे आ रहा है, सॉरी सर एम कौन से N, नंबर पे आ रहा है, Sir, 4 number. है ना। 4, 4 पे तो एन आ गया, ठीक है। 4 पे क्या आ गया, एन आ गया, तो एन के लिए स्मॉल एन कितना हो जाएगा, 4। 4. 4, 4, ये समझ में आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम आगे पता लगाते हैं कि कौन से शेल में कौन सा आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज ऑब्टेन्ड बाय अ फॉर्मूला दैट इज 2n स्क्वायर, 2 स्मॉल एन स्क्वायर, वेयर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर आपको कि ये जो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, किसी भी ऑर्बिट में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हो बच्चों, तो आप क्या लगाओगे, 2n स्क्वायर, क्या लगाओगे, 2n स्क्वायर। एक सिंपल फॉर्मूला है ना, एक सिंपल फॉर्मूला है। और जहां स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्या है, नंबर ऑफ। नंबर ऑफ Number of orbit. अब मैं कहता हूं आपसे कि चलो बच्चों के लिए आप निकालो, के जो शेल है उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, ठीक है। तो वो तो वहां लिखा हुआ है, मैं जान करके उसको आपको दिखा नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप खुद ही सॉल्व करो उसको। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, 2n square, 2n square. 2n स्क्वायर, 2 ठीक है। square, अब मैंने कहा के लिए निकालो, तो आप के लिए क्या करोगे, के लिए स्मॉल एन कितना है, 1. 1 है, तो आप पहले 2 लिख दोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1. 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2. 2, 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे के शेल में, 2, 2, ठीक है। यहाँ पर देखो आपने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल एग्जाम्पल इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि n बराबर 1 है के लिए, फॉर के स्मॉल एन इक्वल टू 1, तो जब हमने वैल्यू पुट ऑन करी 2n स्क्वायर में, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ठीक है। निकाल सकते हो आप, इजी है ना स्टूडेंट, Yes, sir. है ना। yes sir, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल कितने होंगे, 2। ऐसा नहीं है बच्चों कि के में हमेशा 2 ही होंगे, कभी कभी 1 भी रह सकता है, पर मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, ठीक है। 2. अब उसके बाद एल शेल ली हमने, एल एल क्या है, सेकंड ऑर्बिट है, और एल के लिए एन कितना होता है, 2, है 2, ना।
वापस हमने 2n स्क्वायर करके फॉर्मूला फिल किया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 आ गया है ना। सर 8 आ रहा है। Yes. अरे यहाँ तो 4 आएगा ना 2 का सर 8 आ रहा स्क्वायर। है। मुझे 4 2 का हाँ 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 8, तो 8 आ गया। जो एल शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास? 8। कितने होंगे? क्या हुआ? सर 8 8, ठीक है ना। अब मुझे कोई भी आप में से बताओ कि एम में कितने होंगे, एम में कितने होंगे? सर 2 into 9 तो सर 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 18 आ जाएगा, ठीक है। तो वो वापस फॉर्मूला में हमने है ना यहाँ पर 2 into 9 कर दिया, 9 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 18 आ गया। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 32 आ जाएगा। तो KLMN ये 4 शेल होते हैं और इसमें आप इस तरह से निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर किसी को दिक्कत है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने में किसी भी शेल में? No, sir. नो सर। ठीक है। अभी चलो तो किसी को डाउट है आज के इस क्लास में कुछ भी अभी तक? नो सर नहीं है? No, sir. ठीक है चलो। नो सर। हाँ तो हमारा इंस्पेक्शन जो होने वाला है वो कब होने वाला है? 19 को, ठीक है। बेसिकली 9 इसमें कौन कौन सी क्लास के बच्चे? 9C वाले भी है, 9A और 9B भी है ना, ठीक है। Yes, sir. हाँ तो बच्चों मैंने 9th B को चुना, मैंने 9th B को चूज किया है, बट जो है लता मैम ने शायद 9th A को ही चूज किया है, 9th C को चूज नहीं किया। तो 9B वालों आपको अवेयर रहना है उस दिन, है ना। अपनी यूनिफॉर्म अगर घर पे है तो मैक्सिमम चांस है कि घर पे ही होंगे आप, तो यूनिफॉर्म पहननी है, ठीक है। यही लेसन हम रिपीट करेंगे। वहां आप पहले ही मत बता देना सर ने पहले पढ़ा दिया है ये लेसन हमें, ठीक है। यस सर। Yes, sir. है ना, पहले मत बताना नहीं नया ही पढ़ा रहे सर, ताकि हम क्या है इसको देखते रहेंगे। अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर तो नया ही पढ़ाएंगे, फिर से स्टार्ट करूंगा, और अगर नहीं होता तो हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आप मत बोलना मत कि पहले ही पढ़ा दिया है सर ने, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और यही सब क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा तो आपको आंसर करना है उस दिन, ठीक है। मैं नोट्स अभी शाम तक आपको अवेलेबल Yes, करवा sir. दूंगा। आज तक जो पढ़ाया उसके नोट्स में शाम तक अवेलेबल करवा दूंगा, और ठीक है बस यही क्वेश्चंस पूछूंगा जिस तरह से हम अभी कर रहे थे। तो ठीक है, ध्यान रखना बस उस दिन और मैक्सिमम अटेंडेंस देना, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ठीक है चलो, अभी कौन कौन प्रेजेंट है मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। कौन बच्चे आते हैं और कौन नहीं आते, ठीक है। सो अंकित इज प्रेजेंट, ओके। अंकिता जोशी, Yes, sir. अंकिता जोशी, दीपांशु, अब अनुभव कौन सी सेक्शन में है भाई? अनुभव सर 9th C का है सर। भव्य है, भव्या पांडे होगी, और वर्तिका है होगी, दीपक कराकोटी, दीपांशु पिष्ट, कनिका, दीपिका, काजल, नितिन, पवन, पूजा, दीक्षा राणा, प्रियांशी, सोनम, सुनील मतलब गंगा, तनीषा और तन्वी, ठीक है। चलो अब आप लीव कर सकते हो, ओके यू कैन लीव नाउ, 1 by Thank you, 2। sir. ओके वेलकम, Thank you, sir. Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, sir. ओके। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ मैं कर दूंगा, अभी टेंशन। हिना बोल रही हो ना? हाँ हिना कर दूंगा मैं, वहां पर मार्क्स देने से पहले सर को देने से पहले आपकी चेक कर दूंगा। अभी आपने याद दिला दिया वापस से, ठीक है मैं कर रहा हूँ बस, है ना, डोंट वरी। ओके, नहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सर आपका माइक खुला है। ओके ठीक है चलो, ठीक है ओके।